स्वागत है आपका खबर गर्मा गर्म में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत प्रयागराज से जो खबर आई उसके साथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील को बदमाशों ने गोली मार दी। वकील को बदमाशों ने गोली मारी है। अभिषेक शुक्ला बताया जा रहा है जिन्हें बदमाशों ने गोली मारी है। लोहे की रॉड से बदमाशों ने वकील पर हमला किया। जागृति चौराहे के पास बदमाशों ने यह हमला किया है। घायल वकील को SRN हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। किसी मुकदमे की पैरवी से जुड़ा है ये मामला। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव हैं अभिषेक शुक्ला। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। आज यहाँ FIR के लिए आवेदन दिया गया है कि जब वो वहाँ खड़े थे तो कुछ बदमाश आए जिसमें एक का नाम बाबू है और उन्होंने फायर किया उनके ऊपर, मारपीट की, उनके साथ लूटपाट की गई और गोली उनके ऊपर से निकल गई। अभी उनको अस्पताल भेजा गया है और जहां उनका उपचार चल रहा है। यहां काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हाई कोर्ट बार से और जिला न्यायालय के एडवोकेट्स यहां पर आ गए थे। अध्यक्ष जी से भी मेरी बातचीत हुई। उनको बता दिया गया कि उनकी जो भी FIR है वो पंजीकृत कर ली जाएगी और बदमाशों की तलाश में पुलिस लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि अधिवक्ता पे सरेआम गोली से फायर किया गया। एक अधिवक्ता घायल हुआ और अस्पताल गया और अब तक जो है किसी की गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं हो पाई है। और बाबू नाम का कोई अपराधी है जो सांसद जी से, पूर्व सांसद जी से जुड़ा हुआ व्यक्ति बताया जा रहा है। और पुलिस के उच्च अधिकारी अब तक मौके स्पॉट पर नहीं आए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस लॉकडाउन का जो भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं उनको ये नहीं लग रहा है कि ये दुर्भाग्य होगा। अगर अधिवक्ताओं को समाज में अधिवक्ता सुरक्षित नहीं रहेंगे तो समझिए समाज सुरक्षित नहीं है। हम लोग सड़क पर उतरने के लिए विवश हो रहे हैं। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, वकीलों ने तो कह दिया सड़क पर उतरने को तैयार है, पुलिस कह रही है कि हम दबिश दे रहे हैं। कोई कामयाबी हाथ लगी पूरी रात? देखिए, पूरी रात अभी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है किसी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये बेखौफ बदमाश हो गए हैं। इस तरह की ये घटना हुई है। सरेआम एक मामूली विवाद करके 2 बाइक से 4 हमलावर आते हैं और अधिवक्ता जो कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव प्रशासन भी हैं, उनको गोली मारी जाती है। हालांकि हमले में बार बार बच गए और घायल हुए। पहले उन्हें SRN अस्पताल भर्ती कराया गया और बाद में उन्हें एक निजी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इस पूरी घटना से अधिवक्ताओं में खासा रोष है। देर रात को धूमनगंज थाना क्षेत्र की राजरूपपुर चौकी को सैकड़ों अधिवक्ताओं ने घेर लिया था और जो अधिवक्ता एक ही मांग कर रहे थे कि जो आरोपी हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए। मौके पर ADG भी पहुंचे थे और तमाम आला अधिकारी पहुंचे थे और उन्होंने वकीलों को आश्वासन दिया है कि और पुलिस को चुनौती दे रहे हैं अपराधी। लगातार अपराधी पुलिस को चुनौती दे रहे हैं और अब तो वकील पर भी हमला, और यही वजह है कि वकीलों ने हंगामा यहां खड़ा कर दिया है। और धन्यवाद सर्वेश इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर चित्रकूट मंदिर में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। इलाज के दौरान ले जाते वक्त युवक ने दम तोड़ दिया। हिस्ट्री शीटर बदमाश समेत 6 दबंगों ने मंदिर में पूजा कर रहे युवक की लोहे की रॉड और डंडों से पिटाई की। युवक के मरने से पहले का बयान भी न्यूज 18 के पास मौजूद है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। नाम बताइए। बालकेश का बेटा। हाँ। गोलू। हाँ। ऋषि मुनि। हाँ। बालकेश। हाँ। विद्यासागर और लक्ष्मीकांत। अच्छा, क्यों मारे आपको? क्या बोले, मार वो पिछले। आप कहाँ जा रहे थे? मंदिर में पूजा कर रहा था। मंदिर में पूजा कर रहे थे तो उसके बाद आपके पास वार कैसे किए? मंदिर में पूजा करके जैसे ही खड़ा हो वैसे ही आगे पकड़ लिया, नहीं मारना चालू कर दिया। मारना चालू कर? गुंडे बने थे। अच्छा, काहे से मारे आपको? डंडों से। डंडों से और लोहे की लाट से। इधर अमरोहा में दिल्ली पुलिस और स्थानीय पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। इन शातिर तस्करों के पास ऐसा फॉर्मूला इन्होंने इजाद किया था कि पुलिस भी दंग रह गई है। पुलिस ने किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, देखिए जरा। इस बेशकीमती लकड़ी की खेप को तस्करों के जंगल से निकालने में दिल्ली क्राइम ब्रांच और अमरोहा पुलिस की टीम ने बड़ी मशक्कत की है। अमरोहा के हाशमी नगर के गोदाम में छापा मारकर पुलिस की टीम ने 50 करोड़ रुपए की बेशकीमती चंदन की लकड़ी बरामद की है। चंदन की लकड़ी पकड़ी है जो कि यहाँ पर प्रतिबंधित लकड़ी है और स्मगल करके लाई गई है।
इसमें पुलिस ने अभी मौके से जो लकड़ी पकड़ी है उसके साथ कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस मुकदमा दर्ज कर रही है और इसमें आगे जांच करके जानकारी की जाएगी कि इन लोगों की सहभागिता इस पूरे काले कारनामे में है। इस चंदन की लकड़ी को थर्मोकोल में छिपाकर ट्रक में लोड किया जा रहा था। खबर ये भी है कि इस लकड़ी को विदेशों में भी सप्लाई किया जाना था। हाशमी नगर इलाके से पकड़ी गई प्रतिबंधित लकड़ी में हाशमी ग्रुप के चेयरमैन सिराजुद्दीन हाशमी की भी भूमिका पुलिस जांच कर रही है। ये हाशमी नगर इलाका है जहां पर ये मकान है और इसमें ये लकड़ी किस प्रकार यहाँ पर आई, कब आई, कौन कौन इसमें शामिल हैं, इस सब की जानकारी की जा रही है। जो वन विभाग के लोग हैं उनका अनुमान है कि ये लकड़ी की कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए है और ये लॉकडाउन होने के बाद से यहाँ पर मौजूद है और किन परिस्थितियों में ये लकड़ी यहाँ पर आई है इस बारे में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। तस्करी की गई लकड़ी को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और अमरोहा पुलिस ने पकड़ तो लिया। अब लकड़ी के तस्कर की गिरफ्तारी का इंतजार है। अमरोहा से शिवम शर्मा की रिपोर्ट। नवंबर 2005 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह है लखनऊ जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी का 15 साल पुराना ऑडियो क्लिप जो गोलीकांड के वक्त का है और इस वक्त वायरल है। 15 साल पहले चर्चित हत्याकांड की चिंगारी एक बार फिर ऑडियो के रूप में वायरल हुई है। ये ऑडियो हत्या के दिन का है। 15 साल पुराने ऑडियो में मुख्तार अंसारी और माफिया अभय सिंह आपस में फोन में बात कर रहे हैं। इस ऑडियो में मुख्तार ने फोन पर अभय सिंह को कृष्णानंद राय की हत्या की जानकारी दी। तो सबसे पहले ऑडियो सुनिए। यहाँ पर वो हो गया, पता चला है, हल्ला हो रहा है कि गोली चल रही है मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय में। हाँ, ये सुनने में आया है। अच्छा, कहाँ पे? कृष्णानंद राय के गांव पर दोनों तरफ से मुकाबला चल रहा। वायरल ऑडियो की पुष्टि के लिए न्यूज 18 की टीम ने एसटीएफ से संपर्क किया, जिसके बाद यूपी एसटीएफ के आईजी अमिताभ यश ने ऑडियो की पुष्टि की और मुख्तार अंसारी और अभय सिंह के बीच बातचीत को प्रामाणिक बताया। वार्ता मुख्तार अंसारी और अभय सिंह के बीच में है। दोनों उस वक्त जेल में थे और इस ऑडियो में पहले फ़ोन अभय सिंह ने लगाया मुख्तार अंसारी को और उसने किसी ज़मीन के डील के बारे में बात करने की कोशिश की। मुख्तार अंसारी ने इस पूरी बात को साइडलाइन कर दिया और अभय सिंह को बताया कि इस समय मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय में गोली चल रही है। इस पर अभय सिंह ने पूछा कि गोली बराबर चल रही है या एक तरफा। 15 साल पहले नवंबर 2005 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई थी। AK-47 से लैस आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने विधायक के काफिले को घेरकर करीब 400 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। हरदोई में नलकूप विभाग के अवर अभियंता की कार बेकाबू होकर पलट गई और इस हादसे में अवर अभियंता की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस मामले में ड्राइवर बाल बाल बच गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर कुशीनगर में भी बड़ा हादसा हो गया। बारातियों से भरी बोलेरो बड़ी गंडक नदी में गिर गई। इस नहर में गिरने पर एक शख्स की मौत हो गई। बाकी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। गाड़ी में सवार 12 लोग थे उस वक्त। हादसे के वक्त गाड़ी में सवार थे, इनमें से 11 को बाहर निकाल लिया गया है। हरदोई के घमौया गांव के पास से शहर कोतवाली पुलिस, स्वाट टीम और एसओजी ने भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही मौके से 2 कार, शराब बनाने का केमिकल और भारी मात्रा में अलग अलग ब्रांड के रैपर, ढक्कन बरामद किए गए हैं। स्वाट टीम द्वारा हमको ये सूचना मिली थी कि कुछ लोग तस्करी अवैध शराब कर रहे हैं और इसमें पुलिस लगी, एक लोगो लगा, पुलिस का लोगो लगा एक गाड़ी और एक अन्य अल्टो कार भी दोनों यूज हो रही है। इस पर कोतवाली और स्वाट टीम द्वारा इनको गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनसे भारी मात्रा में रैपर, ढक्कन, सीसी
केमिकल आदि बरामद किए गए हैं। इधर अयोध्या में राम मंदिर के शिला पूजन के बाद अब जो मस्जिद बनने वाली है वो भी लगातार सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर सवाल जवाब हो रहे हैं कि आखिर मस्जिद का नाम क्या होगा। इसी बीच अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने भी दोहराया है कि बाबर के नाम पर मस्जिद बर्दाश्त नहीं। बाकायदा उन्होंने एक नसीहत भी दी है कि मस्जिद का नाम मोहम्मद साहब के नाम पर हो तो ज्यादा अच्छा होगा। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद में बाबर का नाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने एक बार फिर ये बात दोहराई और कहा कि देश में मस्जिद ही क्या, बाबर के नाम पर कुछ भी नहीं बन सकता। इसी के साथ उन्होंने एक नसीहत भी दी है, मस्जिद का नाम मोहम्मद साहिब के नाम पर मस्जिद ए मोहम्मदी रखा जाए। हमारे अयोध्या ही नहीं पूरे देश में कहीं पर भी हम बाबर के नाम पर कोई भी चीज स्वीकार नहीं करेंगे। और हम तो सुझाव देना चाहेंगे कि जिस तरह से हमारे देश में अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, जिस तरह से हमारे प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है, इस तरह से मुस्लिम समाज में मोहम्मद साहब की बहुत मान्यता है। सब उनका कलमा पढ़ते हैं और उन्हें तमाम सर्वधर्म के लोग मानते हैं, मानवता के लिए जाने जाते हैं, इंसानियत के लिए वो जाने जाते हैं। तो हम तो सुझाव देंगे कि सुन्नी वक्फ बोर्ड मस्जिद का नाम मस्जिद मोहम्मदी रखे, जिससे एक बहुत बड़ा संदेश देश में ही नहीं पूरी दुनिया में निकल कर जाएगा और सभी लोग उसको स्वीकार करेंगे। मस्जिद निर्माण के लिए बनाए गए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के सचिव और प्रवक्ता अतहर हुसैन ने कहा कि मंत्री समेत सभी लोगों की राय बोर्ड मीटिंग में रखी जाएगी। जो बाबरी मस्जिद थी वो दौर, वो चीज खत्म हो गई नवंबर 2019 के वर्डिक्ट के बाद। अब हिंदुस्तान की एक नई शुरुआत है और ये 5 एकड़ की ज़मीन दी गई है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को, और वो उसमें जो तामीर जो शुरुआत कर रहे हैं ये उनका फैसला है। उनके फैसले के तहत इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन बनाया गया है, जिसमें एक मस्जिद बनेगी और उसके साथ साथ कई पब्लिक यूटिलिटी फैसिलिटीज़ होंगी, जिसमें एक हॉस्पिटल होगा, जिसमें एक कम्युनिटी किचन होगा, जिसमें एक इंडो इस्लामिक रिसर्च सेंटर, उससे जुड़ा हुआ एक पब्लिशिंग हाउस होगा, एक लाइब्रेरी होगी, म्यूजियम होगी, तमाम फैसिलिटीज़ होंगी। उन्होंने न्यूज़ 18 से बात करते हुए ये भी कहा कि जब मस्जिद पर काम शुरू होगा तब सीएम योगी को भी बुलाया जाएगा और उन्हें भरोसा है कि सीएम उन्हें निराश नहीं करेंगे। धन्नीपुर और उसके आसपास के इलाके के लोगों को ये जन सुविधाएं पहुँचेंगी, उस कार्यक्रम की जब भी हम न्यू रखेंगे तो हम यूपी के सीएम को, मुख्यमंत्री को बुलाएंगे। हमें उम्मीद है वो आएंगे भी और उसमें योगदान भी करेंगे। इस बीच सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सोशल मीडिया पर चल रही खबरों का खंडन किया और कहा कि भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि मस्जिद की जमीन पर बाबरी हॉस्पिटल बनवाया जाएगा। दरअसल यूपी की सियासी फिजाओं में मंदिर और मस्जिद इस कदर बसे हुए हैं कि सियासतदान चाह कर भी इसका मोह नहीं छोड़ पाते। लखनऊ से मोहम्मद शबाब की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बाबर के नाम पर मस्जिद, इस सवाल को समाजवादी पार्टी ने टाल दिया। हाँ, ये जरूर नसीहत बीजेपी को समाजवादी पार्टी की ओर से दी जा रही है कि बीजेपी अपने काम से काम रखे। कि बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिली हुई है, वो तय कर रहे हैं उनको क्या करना है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर में कोरोना के 1,15,000 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं, 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आपको इसके बारे में चिंता करनी चाहिए कि कैसे हॉस्पिटल्स अच्छे बनाएं, कैसे क्वारंटाइन सेंटर अच्छे करें, कैसे वहां पे मेडिसिन और कैसे वेंटिलेटर की व्यवस्थाएं करें। इसके बारे में आपको चिंता करनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को चिंता करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर में अपराध बढ़ रहा है, हत्याएं, चोरी, डकैती, लूट मार, अपहरण लगातार बढ़ता जा रहा है और बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है। इसके बारे में सरकार बताए। सरकार इधर उधर की बातें करके मुद्दों को, असली मुद्दों को भटकाना चाहती है। चलिए एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं, आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर।
कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार, एविडेंस बेस्ड के आदेश पर जिनको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ, एक भी सामने नहीं आया इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा खबरों का शतक। कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। हरे ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार, एविडेंस बेस्ड के आदेश पर। इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ इंडिया। IMS Engineering College Ghaziabad, consistently ranked among top engineering colleges. खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर कुछ घंटों की बारिश ने नगरपालिका के इंतजामों और दावों की पोल खोलकर रख दी। कई दिनों के बाद हुई बारिश के बाद यहां पर देखिए किस तरह की आफत की स्थिति बन गई। शहर जलमग्न हो चुका है, जगह जगह कई फीट पानी भर गया। चाहे वो शहर के मुख्य बाजार हो या फिर कलेक्ट्रेट परिसर, हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। वीकेंड लॉकडाउन के चलते ज्यादातर लोग अपने अपने घरों में ही थे, लेकिन जो लोग जरूरी काम से बाहर निकले उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
और यूपी के तराई क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। बारिश और बैराजों से छोड़े जाने वाले पानी की वजह से नदियां उफान पर है। बाढ़ की वजह से कई गांवों से का संपर्क जो है मुख्य जिला से कट चुका है। गांव में पानी भर गया है और फसलें जलमग्न हो गई है। हमारे साथ बलरामपुर से इस वक्त सर्वेश जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थनगर से शरद, देवरिया से उमा शंकर हमारे साथ मौजूद हैं। उनके पास चलते हैं। सबसे पहले उमा शंकर के पास चलते हैं। उमा शंकर, बाढ़ की क्या स्थिति बनी हुई है भाई? नदियां हैं राप्ती, घाघरा, गोर्रा और सरयू नदी। ये नदियां लगातार अपने उफान पे हैं, लेकिन अगर एक दिन से पूर्व की बात करें तो ये नदी का जो जलस्तर है वो लगातार कम हो रहा है। लेकिन देवरिया जिला मुख्यालय से कई ऐसे गांव हैं जो जलमग्न हो चुके हैं, जिनमें केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। अगर जिला प्रशासन की माने तो उनके अनुसार 3 गांव जो है जलमग्न हो चुके हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो 20 से अधिक गांव हैं जो बाढ़ के पानी से प्रभावित हैं। यहाँ पे कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। सबसे बड़ी बात है जो उनका जिला मुख्यालय से संपर्क है वो लगभग टूटा हुआ है। कई संपर्क मार्ग टूट चुके हैं। खास करके देहरा बाबा का जो आश्रम पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। हम भदिला प्रथम गांव है वो चारों तरफ से पानी से घिर चुका है। अगर देवरा जिले में कुल मिला के देखा जाए कि तो बाढ़ ने काफी तबाही मचाई हुई है और जिसको लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद दिखाई दे रहा है। लेकिन गांव वालों का साफ तौर से कहना है कि जो जिला प्रशासन ने नाव की व्यवस्था की वो थोड़ा सा कम है और नाव बढ़ाया जाए। उसके बाद अगर हम चारे की व्यवस्था करें तो चारे की व्यवस्था भी कम है। जी, शरद का भी रुख कर लेते हैं। शरद, वहां पर क्या स्थिति है? लोगों को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? आवाज पहुंच रही शरद आप तक? किस तरह के इंतजाम प्रशासन ने किए हैं? सिद्धार्थनगर में क्या है हालात बाढ़ को लेकर, जानकारी दीजिए। जी ओके। जिन पर 39 बांध बने हुए हैं, 57 गांव से बाढ़ से प्रभावित है, जिसमें से 3 गांव मैरून है। प्रशासन द्वारा बाढ़ पे जो बांध बने हुए हैं उसमें प्रतीक से कार्य न होने की वजह से ग्रामीणों में काफी रोष है। इसके अलावा प्रशासन ने 71 बाढ़ चौकी और 46 राहत केंद्र और 3 सड़रालय बना चुके हैं। एनडीआरएफ की टीम तैनात है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों में जो नदियों द्वारा कटान जारी है इसमें काफी रोष है और खतरा लगातार बना हुआ है। यानी कि जो परेशानी है लोगों की वो है एक तरफ कुदरत और दूसरी तरफ प्रशासन की लापरवाही, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी काफी मुहाल हो गई है। सर्वेश इस वक्त हमारे साथ बलरामपुर से जुड़ चुके हैं। सर्वेश, वहां के भी हालात बताइए, किस तरह की स्थिति बनी हुई है? मेनका अगर हम ताज़ा हालात की बात करें तो इस समय राप्ती नदी स्थिर है और जो खतरे का निशान है उससे नीचे चल रही है। लेकिन राप्ती नदी जब नीचे जाती है, जलस्तर कम होता है तो वो कटान जबरदस्त करती है और इस समय लगभग 34 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर राप्ती नदी कटान कर रही है। और जब कटान होती है तो ग्रामीणों में नेचुरली दहशत होती है, सड़कें कटती हैं, फसलें कटती हैं और जमीन राप्ती नदी में समाहित हो जाती है। और जिस तरह से नेपाल की पहाड़ियों में बारिश होने की सूचना मिल रही है, उससे यह अनुमान लगाया जाता है कि अगले आने वाले समय में राप्ती नदी का जलस्तर फिर बढ़ेगा और जिन निचले इलाकों में जलभराव है, और ऐसे में देखना होगा कि फिर जलस्तर बढ़ने वाला है। ऐसे में क्या तैयारी प्रशासन की आगे रहेगी, उस पर भी आप निगाह बनाए रखिएगा। लेकिन फिलहाल जिन जिन इलाकों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। धन्यवाद आप तीनों का पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।